वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। अपने कल पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो उसमें कुछ बातें अपने रह गई थी और ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने उसका डायग्राम भी पहले बना के रखा है। तो उसमें देखिए कि ये जो सिरा 5 है और ये सिरा 3 है, 5 डैश और 3 डैश है। इसके बारे में जिक्र करेंगे, ये 5 डैश कैसे और ये 3 डैश कैसे हैं। तो देखो, अपने ये जो शुगर है ना, शुगर के साथ में क्या है, 5 नंबर कार्बन होता है और उसके साथ में फास्फेट जुड़ा रहता है। तो ये जो 5 नंबर कार्बन है ना, इसके साथ में फास्फेट जुड़ा रहता है और ये सिरा क्या कहलाता है, 5 डैश कहलाता है। इसी प्रकार ये एक तरह से क्या है, एक शुगर और फास्फेट की एक रेलिंग या हेलिक्स बनता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उसका उल्टा होता है, मतलब इसका विपरीत होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और यहाँ पे जो सिरा क्या होगा, ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो क्या होती है, उसके उल्टी होती है। और इसमें जो 3 नंबर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, 3 नंबर कार्बन होता है और 3 नंबर कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। यहाँ पर फास्फेट में जुड़कर क्या, 3 नंबर फ्री जो कार्बन होता है उस पर OH होता है और इसीलिए इसको क्या है, 3 डैश अपने सिरा कहते हैं या 3 डैश बोलते हैं। इसी प्रकार ये वाला क्या है, इधर जाके ये बनेगा, तो इसका क्या होगा, जो आखिरी छोर होगा वो 5 डैश कहलाएगा। और जो ये 5 वाला है, इसका ये जो लास्ट सिरा है वो क्या कहलाएगा, 3 डैश कहलाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, एक 5 डैश और 3 डैश एक तरह से एंटी पैरेलल होते हैं या प्रति समांतर होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि पूरा एक जो घुमाव होता है डीएनए का, वो क्या होता है, 360 डिग्री कोण पे होता है। 360 डिग्री का मतलब अपने पिछले मॉडल को लेकर समझाया गया था आपको कि किस तरह से वो 360 होता है। तो उसके बारे में बात करें कि ये एक जो यहाँ से लेकर एक घुमाव होता है वो 360 डिग्री एंगल पे होता है। मतलब 360 डिग्री कोण पे क्या होता है, वो पूरा एक सीढ़ीनुमा संरचना होती है पैरेलल, और वो घुमा दी जाए तो बीच में क्या है, इस तरह से ये संरचना बनती है। और एक घुमाव के बीच की जो दूरी होती है वो अपने बताया था 3.4 नैनोमीटर होती है। और इसके बाद में अपने ये भी बताया था कि इसके बीच की जो दूरी है BP, ये मतलब बेस पेयर होता है या सारक युग्म होते हैं, उनके दोनों के बीच की दूरी है वो क्या होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पर ये रिमाइंड कर लें कि इस तरह से इनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है जो डीपली है कि जो 2 युग्म होते हैं, मतलब AT और CG, ये मान लो 2 युग्म है शार्कों के, उनके बीच में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मतलब टोटल 360 है और एक जो पिच होता है उसमें नाइट्रोजनी शार्क होते हैं, उनका बेस पेयर कितना होता है या BP होते हैं वो 10 होते हैं। मतलब इस तरह से 1 2 3 4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो BP होंगे, बेस पेयर होंगे, वो 10 होंगे। तो एक जो ये बेस पेयर है और दूसरा ये बेस पेयर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 10 होते हैं तो 10 का आप भाग दे तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 36 डिग्री बनता है। तो इस तरह से अपने क्या है, ये एंगल बनता है। और इसके अलावा अपने बात करें, एक पीछे वाले टॉपिक में चारगाफ के नियम की भी बात कर रहे थे कि चारगाफ का नियम क्या होता है, उससे संबंधित अपने बातें करें तो कई प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और परीक्षा के अंदर है ना, वो आसान भी होते हैं पर पढ़े ना हो अच्छी तरह से या समझे ना हो तो वो अपने कर नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, चारगाफ का नियम या लॉ ऑफ चारगाफ, उन्होंने क्या बताया था, AT और CG अनुपात होता है। एक तरह से A और T का बराबर होता है C और G का, मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसके अलावा एडेनिन और गुआनिन बराबर होते हैं किसके, साइटोसिन और थाइमिन के।
एक और बताया था उन्होंने अपने ही नियम में कि ए सी बटे टी जी इक्वल 1 1। इस तरह से इन्होंने 4 नियम बताए थे और इन नियमों के आधार पे क्या है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो अगर इस एक पे बात करें न्यूमेरिकल किस तरह से होता है, मान लो कि ये जी है या एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या है जो गुएनिन होता है उसका परसेंटेज क्या है, मान लो कि 30 है, 30% क्या है गुएनिन पाया जाता है। तो उसमें ए है उसकी मात्रा है क्या होगी या इसकी जो परसेंटेज है पूछ ले तो क्या होगी। तो अपने ये सीधी सी बात है कि जी होता है वो इक्वल है सी के, तो जी होगा 30 तो सी भी क्या होगा 30, मतलब टोटल क्या हो गया 60 हो गया, 60% हो गया। अब ये कहता है कि ये वाला है ए और टी, मतलब बाकी क्या रह गया 100% में ये टोटल रह गया 60 गया तो 40 रह गया, 40 रह गया। अब 40 में क्या है ये ए और टी है तो दोनों को अपने क्या है 40 माने, तो एक भाग क्या होता है दोनों बराबर है तो एक भाग क्या हो जाएगा 20 + 20, तो क्या हो गया ए का जो मान आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 20% आता है। तो इस तरह से ये प्रश्न है पुटअप किए जाते हैं और आसान भी होते हैं, तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपने पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। आज का जो मेन टॉपिक है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। अब अपने बात करें कि डीएनए होता है वो अपने आप में काफ़ी लंबा होता है, मनुष्य के अंदर ये लगभग 2.2 मीटर के करीब होता है और एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर क्या है 1.6 mm का होता है, मतलब ई कोलाई होता है ना एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर क्या होता है 1.36 mm का होता है और ह्यूमन में या मनुष्य में क्या होता है ये 2.2 मीटर का होता है। और ये अपने डायमीटर जो बात करें ना केंद्रक या न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तो अब ये इतना बड़ा जो डीएनए है मनुष्य का या 2.2 मीटर होता है वो इस 1 से 5 जो माइक्रोमीटर होता है उसके अंदर कैसे समा जाता है। तो अपने एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें कि अपने बॉडी के अंदर एब्डोमेन होता है उसमें इंटेस्टाइन होता है यानी आंत होती है छोटी, वो लंबाई में क्या है 22 फीट या फिर 7 फीट के करीब होती है लगभग इतनी सी, और वो एब्डोमेन में या छोटी सी जगह में कैसे एडजस्ट हो जाती है उसके बारे में अपने जानते हैं कि वो इस तरह से फोल्डेड होती है कि उसमें वो व्यवस्थित रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, उसमें भी क्या है डीएनए है वो किस तरह से रहता है उसके बारे में अपने पूरी डिटेल से बात करते हैं। और यहाँ पर अपने जो नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें वो 3.4 नैनो ये माइक्रोमीटर होता है या mm होता है। यहाँ पे 34 ये नैनोमीटर ये बेस पेयर के बीच की दूरी होती है बीपी, यानी दो जो युग्म होते हैं या दो युग्मों के बीच की दूरी है और मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जो क्षारक युग्म होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻9 बीपी होते हैं या बेस पेयर होते हैं। अगर अपनी बात करें कि पूरी लंबाई की बात करें कि डीएनए की लंबाई क्या होती है उसके बारे में बात करें कि 6.6 बेस पेयर इंटू 0.34, मतलब दो क्षारकों के बीच की दूरी क्या है 0.34 होती है
या नैनोमीटर होती है, 3.34 नैनोमीटर होती है, और इसका टोटल लगभग 2.2 मीटर आता है, 2.2 मीटर अब इस तरह से ये एक लेंथ है। अपने कोई भी डीएनए दिया होता है और उसमें अपने क्षारक युग्म दिए हो या बीपी या बेस पेयर दिया हो, तो उसकी लंबाई है अपने इस तरह से 0.34 का अपने मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पैकेजिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैकेजिंग किस तरह से होती है। तो हमारे जो डीएनए होते हैं वो गुणसूत्रों के हिसाब से बात करें तो गुणसूत्र इस तरह से अपने बॉडी में पाए जाते हैं, और यहाँ से इस तरह से एक थ्रेड या धागे जैसी संरचना निकलती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोन प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। मतलब स्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये क्या है, रैप्ड होता है या बंधा रहता है इस तरह से। अब ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब एक न्यूक्लियोसोम होता है, उसके अंदर क्या है, बात करें कि स्टोन प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है। तो स्टोन प्रोटीन की बात करें अपने, एक तो H2A, H2B, H3, H4। इसके अलावा एक पांचवी और होती है, H1 होती है, H1 होती है। पर ये न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, 4 ही काम में आती है। तो एक न्यूक्लियोसोम की प्रॉपर अपनी बात करें तो इस तरह से होता है कि एक ये गोला है, और इस गोले के अंदर क्या है, 4 अपने को सामने से देखें ना तो 4 प्रोटीन होते हैं, और इन प्रोटीन को बोलते हैं स्टोन प्रोटीन। ये स्टोन प्रोटीन है। अब इसके पीछे भी क्या होता है, सेम ये जो स्टोन प्रोटीन है इसके पीछे सेम टू सेम प्रोटीन पाई जाती है। जैसे मान लो कि H2A है, H2A है, और ये H2B है, इसी प्रकार ये H3 और H4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन है। अब इसके पीछे भी क्या होता है, इस तरह से अपने को क्या है, पीछे दिखाई नहीं देता, पर इस तरह से सेम टू सेम क्या है, ये प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 अणु तो क्या होते हैं, H2A के होते हैं, 2 अणु H2B के होते हैं, 2 अणु H3 के होते हैं, और 2 अणु H4 के होते हैं। तो यहाँ पे ये बात करें अपने कि 2 अणु इंटू 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या है, 8 अणु है इसके पाए जाते हैं। मतलब स्टोन के 8 अणु हैं एक न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको स्टोन ऑक्टोमर भी कहते हैं। मतलब इसको क्या बोलेंगे, स्टोन ऑक्टोमर या ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर। अब ये स्टोन ऑक्टामर होती है, और इसमें एक जो प्रोटीन है ना, ये H1 है, ये भी आगे काम में आएगी अपने, अभी देखते हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, जैसे डीएनए होता है ना, डीएनए इस तरह से इसके चारों तरफ क्या है, रैप्ड रहता है या लिपटा हुआ रहता है। इस तरह से और ये दूसरा सिरा है जो इस तरह से बाहर की ओर निकला रहता है। ये क्या है, डीएनए कॉइल है। क्या है, डीएनए कॉइल है, जो कि अपने नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरस शर्करा की बनी होती है। और ये क्या है, स्टोन प्रोटीन है, जो क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। अब क्षारीय होती है, इसके बारे में बात करें कि क्षारीय होने का कारण क्या है कि इसमें
एक तो लाइसिन होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है? प्रोटीन, ये एमिनो में पाए जाते हैं। ये क्या है? एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टोन प्रोटीन होती है वो क्या है? क्षारीय होती है, और क्षारीय होने का कारण क्या है? लाइसिन और आर्जिनिन एमिनोमल ऐसे होते हैं जो क्या है? क्षारीय होते हैं, और क्षारीय होने के साथ ही ये एमिनोमल क्या बनाते हैं? एक तरह से जो चार्ज है वो क्या बनाते हैं? धनावेशित या पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यानी ये ध्यान रखने वाली बात है, क्षारीय होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन के कारण, यानी जो आर्जिनिन और लाइसिन है वो एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड क्षारीय होने की वजह से क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात, अब यहाँ पे ये इसके चारों तरफ ही रैप्ड या लिपटे हुए क्यों रहते हैं, इसके बारे में बात करें। ये क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फेट समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पी ग्रुप पाया जाता है। पी ग्रुप पाया जाता है, और पी ग्रुप ही क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को बनाता है। मतलब डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है, और जो स्टोन प्रोटीन होती है वो क्षारीय होती है। क्षारीय की वजह से क्या है? वो एक तरह से पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो उसके ऊपर क्या है? लिपटे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या बनता है? पूरा न्यूक्लियोसोम बनता है। अब न्यूक्लियोसोम में कौन कौन सी स्टोन प्रोटीन काम में आती है? H2A आती है, H2B और H3 और H4 इंपॉर्टेंट है। और ये प्रत्येक के क्या होते हैं? दो दो अणु होते हैं, जो इसके पीछे भी क्या है? इस तरह से प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन है वो छिपी रहती है। अब ये जो भाग है इसमें क्या है? यहां से लेकर यहां तक जो एक चक्कर लगाता है, तो वो क्या चक्कर क्या होता है? 1/3/4 भाग होता है, या चक्कर होता है वो 1/2 होता है। 1/2 का मतलब यानी 2 से कम, 1.5 से ज्यादा होता है। और कई बुक में अपने ये भी लिखा है कि 1.67 चक्कर होता है। मतलब ऑथेंटिक अपने किसको माने? एनसीईआरटी के अंदर जो दिया होता है ना, वो ही अपने मानते हैं। यानी एनसीईआरटी के अंदर क्या ये दिया होता है, और इसको अपने ये मानेंगे, चाहे वो कम हो या चाहे वो किसी तरह से एरर हो उसमें, लेकिन माना कौन सा जाएगा? एनसीईआरटी के अंदर माना जाता है, वही अपने सही करते हैं। तो ये वाला भी क्या है? कई जगह अगर दिखाता है तो ये अगर इस तरह का ये ना दिया हो, या 1.75 ना दिया हो और ये दिया हो, तो उसको अपने क्या है? सही मानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये अपने क्या है? सही माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर है। अगर नया एडिशन नहीं आता है तब तक अपने वही रहता है। अगर एडिशन नया आता है और उसमें ये 1.67 कर दे तो फिर वो ऑथेंटिक वो हो जाएगा। चलो ये तो एक अलग बात है। पर अब यहाँ पे बात करें कि एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चक्र होता है उसमें बीपी या बेस पेयर होते हैं, वो 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200। इंपॉर्टेंट बात है कि कितने पाए जाते हैं? यहां से लेकर यहां तक जो घुमाव होता है इसके चारों तरफ के ऐसे घूम के एक चक्कर यहां पर, और यानी 0.75 चक्कर यहां पर पूरा होता है। तो इसके अंदर जो टोटल यहां से लेकर यहां तक जो न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए जो घेरे रहता है उसमें कितने बीपी होते हैं? 200 बीपी होते हैं। अगर आपने को इस न्यूक्लियोसोम की अगर ह्यूमन के अंदर बात करें कि इसमें कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, तो अपने को ये इस तरह से निकाल सकते हैं कि मानव के अंदर क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 टोटल क्या होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 ये बेस पेयर होते हैं, बीपी होते हैं। अब अगर एक में क्या होता है? 200, इस एक न्यूक्लियोसोम में 200 बीपी पाए जाते हैं, तो इसको अपने क्या है? 200 का भाग लगा देंगे तो टोटल क्या है? न्यूक्लियोसोम आ जाएगा। टोटल न्यूक्लियोसोम
आ जाएगा। इस तरह से क्या है, कोई भी डीएनए है उसके बारे में अगर आपको दे दिया जाए कि ये इतने बेस पेयर हैं और इसमें न्यूक्लियोसोम की संख्या है वो निकालनी है, तो इस तरह से अपने ये भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा अपना क्या है, एक न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम की बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाएं हमने कि ये क्या है, गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर ये धागे जैसी संरचनाएं ये निकलती है और इस तरह से ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और न्यूक्लियोसोम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसे लगता है जैसे माला के अंदर क्या है, मनके हो, और इसके बीच बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम है। मतलब ये वाली ये चीज आपने छोटा इसको करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ इसमें भी क्या है, इस तरह से स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो भाग है ये वाला और ये वाला, ये वाला, इसको अपने बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। या इसमें अपने बात करें कि ये वाला जो भाग है ना, इसको अपने लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए को दूसरा नाम स्पेसर डीएनए भी कहते हैं। दूसरा भाग क्या होगा, स्पेसर डीएनए। इस तरह से क्या है, ये एक दूसरे को जोड़े हुए रहते हैं। अब जोड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, जो अपने स्टोन प्रोटीन 1 की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर किस तरह से लगी रहती है उसके बारे में बात करें। ये वाला जो भाग है, ये स्टोन प्रोटीन है, इसको H1 स्टोन भी कहते हैं। पर यहाँ पे एक बात कई बार पूछी जाती है, क्या H1 है, यानी इन चार के अलावा क्या होती है, H1 स्टोन प्रोटीन होती है, वो क्या न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है? पर ये क्या है, बाहरी होती है, इसको न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं माना जाता। और मतलब इसमें 8 होते हैं, 4 4 8, ये स्टोन के दो मिलकर 4 8 बनाते हैं। पर ये स्टोन प्रोटीन है वो इसमें नहीं होकर यहाँ क्या होती है, बाहर की ओर होती है, और इसको स्मगलन प्रोटीन भी कहते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट काम है, इस जो स्टोन प्रोटीन 1 है, इसका इम्पोर्टेंट काम है कि ये क्या करती है, ये जो रैप्ट होते हैं, डीएनए जो सूत्र है या धागे जैसी संरचना है, वो उसके ऊपर रैप्ट रहती है, वो उसको क्या है, उतरने नहीं देते हैं या उसको बांधने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से ये क्या बना है, अपना एक स्टोन प्रोटीन है, और स्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाता है, और न्यूक्लियोसोम इस तरह से क्या है, यहाँ पर अपने अलग अलग देखें तो ऐसे दिखाई देता है। अब न्यूक्लियोसोम संघनित होते हैं, क्या करते हैं, संघनित होते हैं, संघनित होकर सोलेनॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संघनित होकर क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं। और सोलेनॉइड से भी क्या बनता है, एक तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं। तो उसको अपने यहाँ पे एक क्रमबद्ध श्रृंखला में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि डीएनए होता है, डीएनए, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के बाद में सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के बाद में क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर के बाद में क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड के बाद में क्रोमोसोम बनते हैं। इस तरह से क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जो कंटिन्यू इस तरह से अपने समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे चले ना, तो आगे यहाँ पर संघनित होगा और क्या बनाएगा,
सोलेनॉइड बनाएगा। मतलब यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर क्या है उसमें कम से कम 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं। और सोलेनॉइड के बाद में फिर ये इकट्ठे होकर ये एक तरह से क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर के बाद में क्रोमेटिड बनता है, और क्रोमेटिड से फिर क्या बनते हैं, एक तरह से आगे की ओर चलें, इधर चलें तो ये बनता है क्रोमोसोम, और इधर चलें तो अपने क्या चलेंगे, इस तरह से उल्टा डीएनए की ओर आ जाएगा। इस तरह से ये डीएनए आ जाएगा। तो लास्ट में क्या है, डीएनए है। अगर इधर से पढ़ें तो क्रोमोसोम से डीएनए, और इधर से पढ़ें तो डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। तो इस तरह से ये अपना क्या है, एक डीएनए पैकेजिंग है जो आपको पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।